हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सैंपल पेपर मार्च 2025, क्लास 9th, विषय विज्ञान। दोस्तों, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 3 पोर्शन होते हैं और इंस्ट्रक्शन आप यहाँ स्वयं पढ़ सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर सेक्शन ए यहाँ पर केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का। और पहला प्रश्न है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफरेंस, ट्रांसफर, डिस्प्लेसमेंट, रेस्टिंग प्लेस। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करते पिंड को डैश चाल से चलता हुआ कहा जाता है। पराध्वनि, अपराध्वनि, स्वध्वनि या प्रोध्वनि। ये यहां पर A body moving faster than the speed of sound is said to be moving with a dash speed. सुपरसोनिक, सबसोनिक, आइसोसोनिक या अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं उनको? सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं उनको? सुपरसोनिक, पराध्वनिया। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया भारत ने। वो ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से चलने वाली मिसाइलें होती हैं। ठीक है। अगला देखिए, बल की मानक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स। क्या होते हैं? न्यूटन। क्या होते हैं ये? न्यूटन। हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसके? न्यूटन। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसको? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कभी 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 जब सम करते हैं तो उसमें इसको हम 10 भी ले लेते हैं। ठीक है ना। वैसे स्टैंडर्ड जो होता है क्या है, वो 9.8 है। पर कहीं कहीं इसका यूज जो है, एग्जाम्पल जब हम करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, वहां पर इसको 10 लेके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां लिखा होता है वैसे वो। अगला देखिए, अभी अभिकथन और कारण है यहाँ पर, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। विराम अवस्था में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है ना। तो v अगर 0 होगा तो क्या बोला? विराम अवस्था में गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी शून्य होगी। ठीक है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जब गति ही नहीं है तो ऊर्जा शून्य होगी। ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अ बॉडी एट रेस्ट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by a body because of its motion is called the kinetic energy। ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करें। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it। Explain। एक शब्द का आंसर है जड़त्व के कारण। काहे के कारण? जड़त्व के कारण। प्रत्येक वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ये जड़त्व का नियम होता है। जब देखिए दरी लटकाई हुई है, दरी और दरी में जो धूल कण है दोनों स्थिर अवस्था में है। जब आपने छड़ी से दरी को पीटा तो दरी जो है वो मोशन की उसमें आ गई, पोजीशन में, उसमें गति हो जाती है। जबकि धूल कण वहीं रहने का प्रयास करते हैं जिसके कारण वो झड़ जाते हैं। ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको? जड़त्व के कारण ऐसा होता है। आंसर तो एक ही शब्द का है परंतु इसको पूरा बना के लिखना होता है। जब किसी दरी को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी जो है
अपने स्थान से हट जाती है और धूल कण जो है जड़त्व के कारण वहीं रहने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो झड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर लिख भी दिया है, इनिशियली द कारपेट एंड डस्ट पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, when the carpet is beaten it moves but the dust particles remains at rest. The dust particles resist the change in their state of rest due to the inertia. The carpet moves back but the dust remains still, causing the dust particle to be separated out. इसको आप यहां से पढ़ के और अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शक्ति क्या है? व्हाट इज पावर? पावर क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो लिख भी दिया मैंने, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? P द्वारा। क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू E अपॉन टी। ठीक है ना, E अपॉन टी, ऊर्जा अपॉन समय। ठीक है ना, कितना काम किया गया, कितने समय में किया गया, उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। अब देखिए, सबसे पहले विराम अवस्था में है तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना है? t, 2 मिनट। अब सबसे पहले 2 मिनट के हमें क्या बनाने पड़ेंगे? सेकंड। 2 से 60 को मल्टीप्लाई कर दिया, 120 सेकंड बन जाएंगे। ठीक, और हमारे पास a कितना है? एक्सेलरेशन है, ये देखिए जो यहाँ दिया हुआ है उसको सारे को लिख लेते हैं। इसके भी दोस्तों नंबर मिलते हैं हमें। ठीक है, हमने क्या निकालना है यहाँ पर? चाल। और चाल के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और दूसरी क्या निकालनी है हमने? दूरी। और दूरी का फार्मूला क्या होता है आपको वो भी पता होगा। यहाँ पर v और जब u दिए हुए हों तो वो लगा सकते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, क्या क्या लिखा था हमने? देखिए वहां पर, वहां लिखा था u दैट इज 0, क्योंकि वो प्रारंभिक अवस्था में स्थिर थी। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना था? 2 मिनट्स। 2 मिनट के हमने सेकंड बना लेने हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड में होती है चाल भी। ये आ जाएंगे 120 सेकंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ? त्वरण 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या क्या बताया था आपको? पहले v निकालना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू यहाँ देखिए, u कितना है हमारे पास? 0, प्लस a कितना है? 0.1। यहाँ यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं होती। और टाइम कितना है हमारे पास? 120 सेकेंड। इसके हम डेसिमल हटा देंगे 10 लगा के, इसको इससे कट कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है? इसका डिस्टेंस। और डिस्टेंस का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ध्यान आ रहा होगा आपको। अब v कितना है हमारे पास? 12। ये 12 का स्क्वायर, u 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसे का ऐसा, और a हमारे पास 0.1 है, s हमने फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 140 बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 सेकेंड। और सॉरी सेकेंड नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस है ये s, और ये आ जाएगा 144 अपॉन 0.2। इस डेसिमल का हमने ऊपर 0 लगा देना है ताकि वो डेसिमल हट जाए। नीचे रह गया 2, और 2 से इसको हम कट करेंगे, क्या आ जाएगा? 720 मीटर। क्या आ जाएगा ये? 720 मीटर। एक आंसर हमारे पास 720 आ गया, एक आ गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है तो u कितना हो जाए? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में
यानी कि टाइम जो है 10 मिनट हो गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है, यानी कि v कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे लिख देता हूं u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और v हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले हमें पर सेकेंड में बनाना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपॉन 3600, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और t हमारे पास कितना है, 10 मिनट है। 10 मिनट के हमने सेकंड बना लेने हैं, और ये हमारे पास हो जाएंगे 600 सेकंड। ठीक है, अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन निकालना हमने। v हमारे पास हो गया, इसको 2 जीरो यहाँ से कट कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा हमारे पास, 100/9 इज इक्वल टू v0 है, प्लस a हमने फाइंड आउट करना है, और t हमारे पास 600 है। ठीक है, उसके बाद देखिए 100/9 ना 1/600, कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको, 2 जीरो इससे कट जाएंगी और a आ जाएगा 1/54। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, ना जाने की जीरो, और बच गया 100 बन जाएगा, और लगभग 1 पर जाएगा, और उसके बाद बचेगा हमारे पास, देखिए भाग करके दिखा देते हैं अगर हम आपको यहाँ पर। ये 100 आ जाएगा, 1 के बाद 54, और ये बचेगा 46, और उसके बाद लगभग 9 पर ये चला जाएगा, 8 पर जाएगा, सॉरी, 8×5 = 40 होते हैं। तो लगभग आंसर हमारे पास आ जाएगा ए, 0.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर होता है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो कानों की संवेदनशीलता का माप होती है। ठीक है, और तीव्रता क्या होती है कि कितने क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली जो ध्वनि है, वो जो ध्वनि की ऊर्जा होती है, उसे हम उसकी तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता को माप नहीं सकते, ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। ठीक है, जो अलग अलग रिसीवर्स होते हैं, अलग अलग जो ध्वनि को प्राप्त करने वाली जो वस्तु होती हैं, प्रेक्षक होते हैं, वो ध्वनि की प्रबलता अलग अलग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके डिस्टेंस पर निर्भर करती है। परंतु जो ध्वनि की तीव्रता है वो सबके लिए एक समान होती है। ठीक है, और प्रबलता क्या होती है, पराश्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की प्रबलता सुनाई ना देने के कारण शून्य होती है, जबकि उनकी तीव्रता का शून्य होना संभव नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पर लिख भी दिया है, आप इसको यहां से नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। अगर वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण भी डबल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण भी डबल हो जाएगा। ठीक है ना, दो गुना हो जाएगा, इसको आप ऐसे ही लिखोगे। अगला कहता है वस्तुओं के बीच की दूरी गुना अथवा 3 गुना कर दिया जाए। अगर उनके बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाएगा तो के फोर्स जो है वो 1/4 रह जाएगी। क्या आपको ध्यान होगा, F इज इक्वल टू m1 m2/d² होता है। ठीक है ना, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। जब हमने इनके बीच की दूरी डबल कर दी तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वो 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये 1/4 रह जाएगी। ठीक है, और अगर दूरी दुगुनी को 3 गुना कर दिया जाए तो तिगुने का मान लो, अगर हम दूरी तिगुनी कर देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो उनका गुरुत्वाकर्षण
1/9 रह जाएगा। तो आकर्षण क्या रह जाएगा? 1/9। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। अगर दोनों वस्तुओं, इसको भी दोगुना कर देंगे, इसको भी दोगुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो आकर्षण बल जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों इस वक्त इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में 1/6 है। ठीक है, कितना है? 1/6। अब 10 किलो की वस्तु का चंद्रमा पर और पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? अब आप देखो, यहां पर हम लिख देते हैं m, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 kg। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 kg। और ये वस्तु स्थिर है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। और W यानी कि वेट कितना हो जाएगा उसको? mg। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? 10 गुना 9.8 न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 98 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। और चंद्रमा पर भार कितना होता है वस्तु का? ये पृथ्वी पर भार हो जाएगा, यहां पृथ्वी पर लिख देते हैं, पृथ्वी पर भार। चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 1/6। वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 1/6, यानी कि जो हमारे पास दिया हुआ 98 है ना, तो 98/6। तो अगर कैलकुलेट कर लें, काट दे पहले, 2 से काटा 3 आ गया, और 2 से काटा 49 आ जाएगा, और 4 एकम 3 एकम 3 बच गए 19, और 3 छिक्के 18 बच गया 1, लगभग 16.3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये सेक्शन ए हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया था। अब 11वां क्वेश्चन रसायन शास्त्र से है, तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, घटती बढ़ती रहती है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कणों की गति बढ़ जाती है। कभी आपने उबलते हुए पानी में कणों की गति देखी होगी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल? क्या होगा? इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अल्फा कणों का कौन सा आवेश होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स? पॉजिटिव। कौन सा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, घरों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का प्रयुक्त किया जाता है? विच गैस इज यूज एज ए फ्यूल इन होम्स? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोलाइड मिश्रण है, कोलाइड इज अ नॉन होमोजेनियस, विषमांगी मिश्रण होते हैं ये, विषमांगी मिश्रण जिसके सभी कण एक समान सभी जगह ना रहें। ठीक है, ध्यान रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ये। अगला देखिए, अभिकथन का प्रश्न है ये, परमाणु द्रव पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। सभी तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं। अब अभिकथन देखिए क्या है? परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ये बात तो ठीक है। सभी तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं, ये बात गलत है। और एक ठीक एक गलत, ए ठीक और आर गलत, ऐसा हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये ठीक है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ये गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। गर्मी में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? आपने क्या ध्यान रखना, गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि घड़े के जो दीवारें होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उनमें से अंदर से पानी रिसता रहता है। पानी रिसने के कारण उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है, तो वाष्प बन के उड़ जाता है, इसके कारण अंदर का पानी ठंडा ही रह जाता है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर? क्या समझ में आया? जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहां से पानी रिस के बाहर आता रहता है, और वो गर्मी के कारण इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण अंदर का पानी ठंडा का ठंडा बना रहता है। ठीक है, देखिए लिख भी दिया, द
pot have small pores, the water filled in the pots keep comes out through these pores. The surface area of water coming out from the pores becomes very large, which evaporates very quickly. We know evaporation produces cooling. As a result, the water in earthen pot becomes cooler. ठीक है, आप इसको पोज करके यहां से नोट करें और याद करें। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए, यदि तत्व Z बराबर 3 हो, तत्व का Z बराबर 3, यानी कि तत्व का Z बराबर 3 क्या हो गया, परमाणु संख्या। क्या हो जाएगी ये, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितनी बताई है, 3। तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखें। अब देखिए परमाणु जितनी परमाणु संख्या उतनी प्रोटॉन संख्या, जितनी प्रोटॉन संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन संख्या, और इलेक्ट्रॉन संख्या के हिसाब से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेंगे 2 और 1। तो ये संयोजकता कितनी होगी इसकी, 1। संयोजकता कितनी होगी, 1। और तत्व कौन सा हो जाएगा, ये लिथियम। कौन सा तत्व हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, अगला देखिए, इसी अथवा में है, दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, और एक में प्रोटॉन 6 है, दूसरे में न्यूट्रॉन 8 है। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक्स वाले की बात करें तो एक्स की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12। वाई की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 8 14। उन्होंने क्या कहा कि दोनों की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा जोड़ के बताना है। दोनों की संख्या, जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। ऐसों को हम क्या बोलते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक बोलते हैं उनको। हम क्या बोलते हैं उनको, समस्थानिक। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर इनके दोनों के देखिए दिए हुए हैं हमारे हमें, तो हम न्यूट्रॉन संख्या जोड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले यहां पर हम जो मास नंबर है वो निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में उदाहरण देकर इनकी व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस और कोलाइड। ठीक है, अब यहाँ देखिए, संतृप्त विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा ना घोली जा सके, उन्हें संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। एक निश्चित टेम्परेचर पर निश्चित मात्रा उनके अंदर घुली होती है। और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, जिनमें एक ही प्रकार के अणु हो। ठीक है ना, और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी रहती हैं, एक समान होती हैं। ठीक है, और सभी यौगिक जो हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे नमक है, चीनी है, सोना चांदी है, ये सब शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, और कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। ऊपर भी बताया था, भी एक फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था। और इसके कण जो हैं वो 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, 1 से 100 के बीच में। इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना, जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गया, इनके जो कण होते हैं उनको हम आंखों से नहीं देख सकते। इनके कणों का आकार प्रकाश की किरण को फैला सकने में मदद करता है। ठीक है ना, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। देखिए यहाँ लिख दिया हमने, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। पॉज कीजिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया उसी प्रकार मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। ठीक है, इसी के अथवा में प्रश्न है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते हैं, दोस्तों जो समांगी मिश्रण होते हैं उनमें सभी अवयव एक समान होते हैं, और विषमांगी मिश्रण में सभी अवयव एक समान नहीं होते। जैसे पानी में चीनी का घोल है, उसमें सभी आप कोई भी कण लोगे तो वो एक समान मीठा होगा, समांगी मिश्रण होगा। और घर में मान लीजिए आपकी मदर ने कोई गीला मतलब आटा बनाया और उसकी पेड़ी बना के उसमें थोड़ा नमक डाल के आपके लिए पराठा बनाया नमक अजवाइन का, तो उसमें हो सकता है कहीं कम नमक कम हो, कहीं नमक ज्यादा हो। उसमें कण जो है समान रूप से वितरित नहीं होते, वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। यहां से इसको आप लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, अब 19वां प्रश्न देखिए, व्याख्या कीजिए। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक।
परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी परमाणु क्रमांक कहलाता है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो टोटल मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास होता है उसको की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप जिनमें जिनके परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अभी ऊपर भी बताया था मैंने आपको ये। देखिए यहाँ पर ये मैंने लिख दिए हैं, आप इसको पोज करके एक बार यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर आ गया, ये एटॉमिक मास नंबर आ गया, ये आइसोटोप आ गया। ठीक है, अब 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, MgCl2, क्या हो जाएगा यहाँ MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा CaO। ठीक, कॉपर नाइट्रेट आपको ये याद भी होंगे, ये CuNO3 ट्वाइस, क्या पढ़ते हैं इसको CuNO3 ट्वाइस। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, AlCl3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगले में देखिए, मोलर द्रव्यमान की परिकलन कीजिए। अब C2H2 है, कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 2, तो यानी कि 2 गुना क्या आ जाएगा, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, द्रव्यमान कितना है 1, कितना हो गया 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, यानी कि कितना हो जाएगा 26 U या 26 ग्राम भी इसको लिख सकते हैं। सल्फर 8 S8 हैगा, तो सल्फर का कितना होता है 32, तो क्या हो जाएगा 8 गुना 32, गुना कर लो, 8 दूनी 16 का 6, 24 और 1 25, 256 ग्राम। आ गया फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है लिखा है यहाँ 31, तो यानी कि आपने क्या करना है, बस 4 को 31 से मल्टीप्लाई कर देना है, 124 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद HCl यानी कि 1 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन भी 1 है, तो इतना इसका कितना होता है 35.5 भी लिख देते हैं इसको, 36 भी लिख सकते हैं, कई जगह 36 लिख देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36.5 ग्राम। अगला है नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन कितने हैं 1, 1 गुना 1, नाइट्रोजन कितने हैं 1, 1 का गुना क्या होता है 14, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं 3, और द्रव्यमान कितना होता है इसका 16, तो कितना आ जाएगा 1 जमा 14 जमा 16, तो ये 48, 48 और 49 और 1 50, 63 ग्राम। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ जीव विज्ञान हमारे पास प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। पत्तों में उपस्थित हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स कॉल्ड, हरा रंजक, हरे कण, क्लोरोफिल, या इनमें से कोई नहीं, क्या बोलते हैं इसको क्लोरोफिल। अगला देखिए, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे किसके द्वारा संपन्न होती है, बाय होम इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन डन, स्टोमेटा, एपिडर्मिस, गुहिकाओं से या लिग्निन से, किससे होती है ये स्टोमेटा के द्वारा, किसके द्वारा होती है स्टोमेटा के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। लाइसोसोम कोशिका की डैश को डैश कहते हैं, लाइसोसोम आर कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं इसको आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, ठीक है ना, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग बोलते हैं इसे, क्योंकि ये स्वयं को ही खा जाती है, स्वयं को पाचित कर लेती है। ठीक है, अगला देखिए, रासायनिक परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में नया पदार्थ बनते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि उत्क्रमित क्यों नहीं कर सकते, उसमें नए पदार्थ बनते हैं। जैसे अब देखिए, दूध से दही बनाते हैं, क्या दही से दूध बन सकती है, नहीं, ठीक है ना, तो उत्क्रमित नहीं होते, उत्क्रमित क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिनका वापिस परिवर्तन किया जा सके। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका हमारे पास सही आंसर होगा।
अगला देखिए, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है और क्यों? विच ऑर्गेनाइज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई? किसको बोलते हैं? माइट्रोकांड्रिया को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइट्रोकांड्रिया जो है शरीर की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यहां से आप इसको नोट करके याद करें। अगला प्रश्न देखिए, रंध्रों के क्या कार्य होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या काम करते हैं? वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं और जो अतिरिक्त जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायु में मुक्त कर देते हैं। ठीक है, देखिए, स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स ऑन द प्लांट लीव्स that facilitate gas exchange with the atmosphere and process of transpiration where water vapor is released from the plant also occur through these same stomata। ठीक है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा जो है अतिरिक्त जो है वो जल वाष्पीकृत हो जाता है। 28वां प्रश्न देखिए, तीनों प्रकार की पेशी रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, पेशी रेशियां क्या काम करती हैं? हमारे शरीर में गति प्रदान करने का काम करती हैं और इसमें 3 प्रकार की होती हैं, ये ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदिक। ठीक है ना? कौन कौन सी बताई मैंने आपको? ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदिक। ध्यान रहेगा। जैसे मसल जो है कितने प्रकार के बताए हमने आपको? वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और कार्डिक मसल्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी अलग अलग क्या काम होते हैं? जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, अनैच्छिक पेशियां अपनी इच्छा से काम करती हैं। ठीक है, और जो कार्डिक पेशियां होती हैं वो भी अनैच्छिक होती हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना? जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो हमेशा जो है हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अनैच्छिक पेशियां जैसे पलकों से है, मूत्रवाहिनियों से है, फेफड़ों से हम चाहकर भी फेफड़ों की वर्किंग नहीं रोक सकते। ठीक है ना? और जो कार्डिक पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां होती हैं, वो हृदय में पाई जाती हैं, उनकी वर्किंग को भी हम नहीं रोक सकते। ठीक है ना? जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो बेलनाकार होती हैं और वो जड़ों की तरह होती हैं, शाखाएं सी निकली होती हैं उनकी। ठीक है ना? और इसी तरह हृदय पेशियां भी जो है ये बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं। जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं ये केंद्रिकीय और एक सिरे से नुकीली होती है। देखिए, यहाँ 100 लिख भी दिया है मैंने, आप इसको यहाँ से पॉज करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। यहाँ से आप इसको पॉज करें और नोट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप इसको। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। जो खाद होती है दोस्तों वो गोबर और गले सड़े पत्तों, सब्जी के छिलक, इनके इनसे बनती है। उर्वरक जो है वो नेचुरल नहीं होते। ठीक है ना? वो कृत्रिम होते हैं और उनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ठीक है, जो खाद होती है उनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उर्वरकों में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, खाद जो है नमी के अवशोषण से खराब नहीं होती, उर्वरक जो है नमी के प्रभाव से खराब हो जाते हैं। खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जो जैसे पोषक तत्व हैं अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते, और जबकि उर्वरक होते हैं इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ लिख भी दिया है, दे आर, जो मैन्योर्स होते हैं, मेड अप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग एंड रॉटन प्लांट्स। ठीक है, दिस इज मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल्स मैटर्स, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम इज लो इन दीज। ठीक है ना? और फर्टिलाइजर्स में ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप इसको करके यहाँ से याद करें। ठीक है, अगला देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, पादप कोशिका की झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है और वह कठोर होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती। पादप कोशिका में हरे वर्णक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरे वर्णक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं में या तो रिक्तिकाएं होती ही नहीं, होती हैं तो छोटी होती हैं। पादप कोशिका में गाल्जिकाएं और तारकाएं नहीं होते, जंतु कोशिका में तारकाएं और गाल्जिकाएं दोनों पाए जाते हैं। ठीक है,
पादप कोशिका में रसधानियां काफी मात्रा में होती है, जंतु कोशिका में रसधानियां नहीं होती। जो पादप कोशिका है उसमें भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, और जंतु कोशिका में भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। पादप कोशिका का आकार निश्चित होता है, जंतु कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। जो पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जंतु कोशिकाएं छोटी होती हैं। ठीक, यहां से इसको आप पोज करके याद कर सकते हैं। ठीक है, यहां से इसको आप पोज करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अथवा में दूसरा प्रश्न है, प्रोकैरिटी और यूकैरिटी में क्या अंतर होता है? दोस्तों, प्रोकैरिटी जो है वो छोटी होती हैं, जो प्रोकैरिटी कोशिकाएं होती हैं, और यूकैरिटी कोशिकाएं बड़ी होती हैं। प्रोकैरिटी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक जो है कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, जबकि यूकैरिटी कोशिका में घिरा हुआ होता है। ठीक है, प्रोकैरिटी कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, यूकैरिटी कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरिटी कोशिका में केंद्रक नहीं होता, यूकैरिटी कोशिका में केंद्रक होता है। ठीक है ना। जो प्रोकैरिटी कोशिकाएं होती हैं उसमें झिल्ली द्वारा अलग अलग कोशिकांग नहीं बनाए जाते, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें विखंडन या मुकुलन द्वारा कोशिका विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं का विभाजन होता है। यहां पर देखिए मैंने इसको लिख भी दिया, आप इसको यहां से पोज करके एक बार याद करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूं आपको प्रश्न पत्र समझ आया होगा, और इससे पहले हमने आपको गणित का प्रश्न पत्र भी 9th क्लास का सॉल्व करके दिया था, तो उम्मीद करता हूं आप उससे भी पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.